हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए कुछ प्रश्नों करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस साल लगभग 20,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम लोग इसी सीरीज में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ हिस्ट्री, थोड़ी सी ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। ठीक है, याद रखिएगा कुल प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी है, 37। ठीक है, जिसमें एक प्रश्न आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या दर्शन शास्त्र का जनक। तो याद रखिएगा हेरोडोटस को क्या माना जाता है, इतिहास का जनक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एलेक्जेंडर, इसको सिकंदर भी कहते हैं, और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी, हाइडेस्पीज में, झेलम में, पानीपत में या तराइन में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो यूनानी स्रोत है उनके हिसाब से एलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हाइडेस्पीज में हुई थी। पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि हाइडेस्पीज को ही यूनानी भाषा में, झेलम को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। ठीक है, झेलम को ही हाइडेस्पीज भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, याद रखिए कि सारे क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं आपको वो पहले एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। पिछला क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमा कर पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके एमबी चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस या घनानंद। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, पोरस के द्वारा लड़ा गया था युद्ध। ये युद्ध झेलम नदी किनारे लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पान्हो क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपके कि बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम या बौद्ध पाठ है। तो मिलिंद पान्हो जो है वो एक बौद्ध पाठ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आपको और जानने के लिए आप जान सकते हैं कि ये जो है एक संवाद के तौर पे लिखा गया है। संवाद यानी कि बातचीत के तौर रूप में लिखा गया है, जो कि एक ग्रीक शासक मिनेंडेर और एक बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चरक किसके चिकित्सक थे, हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के। तो जो चरक थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। याद रखिएगा चरक को क्या कहा जाता है, भारत में चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, सर्जरी का जनक कहा जाता है, चिकित्सा का जनक। ठीक है, इससे और जुड़ी बातें जान ले। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसको कहा जाता है चरक संहिता। ठीक है, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था राज चिकित्सक चरक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत वंश की किस विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजा द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो बात की जाए इसके सही जवाब की, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छा सेना बनाया था जिसको वो भुगतान सीधा राज से करता था। ठीक है,
इसमें सेना को नगद वेतन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? सेना को नगद वेतन दे दिया जाता था सीधे, ठीक है। और इन्होंने ही अस्थाई सेना रखने की प्रवृत्ति बनाई, अस्थाई सेना की प्रवृत्ति बनाई। और क्या बनाई इन्होंने? घोड़ा दागने की, घोड़ा पे दाग के निशान लगाया जाता था, घोड़ा दागने की प्रवृत्ति आगे बढ़ाई। और सैनिकों का हुलिया लिखने का या सैनिकों का चेहरा हुलिया लिखने का प्रवृत्ति इन्होंने प्रचलित किया, जिसमें सेना के जो सैनिक होते थे उनका चेहरा कैसा है उसको लिख दिया जाता था, घोड़ा को दागा जाता था और स्थायी सेना बनाते थे, जिसको ये पेमेंट कैश में देते थे, ठीक है, नगद भुगतान कर देते थे। अगले बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे सौंपा था? शाजी मलिक को, खिजर खान को, मलिक काफूर को या उल्गू खान को, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर, ठीक है। याद रखिएगा मलिक काफूर जो था वो मदुरई तक पहुंचने वाला दिल्ली का प्रथम सेनापति था। ये कौन कौन सा राज्य जीता था? ये जीता था देवगिरी को, वारंगल को और काकतीय को, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत करवाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ठीक है, ऑप्शन है बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, रुक्मिणी लक्ष्मीपत या सरदार भगत सिंह। तो याद रखिएगा जो नौजवान भारत सभा था ये सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इनमें इनके सहयोगी थे छबली दास। कौन कौन सहयोगी थे? छबली दास और यशपाल, ठीक है। इन्होंने इनका सहयोग दिया था नौजवान भारत सभा के गठन में, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? वीडी सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आजाद? तो याद रखिएगा कि जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। आपको याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापना किसने की थी? संस्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। तो याद इसका ऑप्शन जो ए है वही सही है, लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना की गई थी, बाकी का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी था, का संबंध था होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से? तो याद रखिएगा जो लाला हरदयाल थे जो एक बुद्धिजीवी थे उनका संबंध था गदर आंदोलन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है पॉलिटी से। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत या संवैधानिक उपचार के अंतर्गत? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्वतंत्रता के अंतर्गत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है और ये दिया गया है हमें 19 क्लॉज 1 में, संविधान के अनुच्छेद संख्या 19(1) में इसका जिक्र किया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संस्कृति का शैक्षणिक अधिकार? इसका सही जवाब होगा जो मानव व्यापार निषेध है ये किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, जो कि अनुच्छेद
23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को निषेध किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो याद रखिए, में सभी के सभी जो है वो मौलिक अधिकार है, पर संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 73वां जो संवैधानिक संशोधन है ये संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? 72वां, 71वां, 73वां या 78वां? तो याद रखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज को लागू किया गया और पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लागू हुआ उसका नाम था नागौर, जिस जगह का नाम है राजस्थान। ठीक है, जहाँ पर इसको पहली बार लागू किया गया। इसको लागू कौन किया थे? JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? तो बात करिए जब क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 342,239 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो याद रखना, आपसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो याद रखिए, सबको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए केरल या तमिलनाडु, पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा भाई? तो आपके ऑप्शंस हैं गेंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या मगरमच्छ के लिए? इसका सही जवाब होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? नोकरेक, मन्नार खाड़ी, मानस या सुंदरबन? याद रखिएगा, जो समुद्री गाय होती है ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, ये एक स्तनधारी जीव है। किस टाइप का जीव है? स्तनधारी जीव है और ये समुद्र के अंदर मिलती है, इसके लिए समुद्री गाय कहते हैं। और ये गाय की तरह सीधी होती है और जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस? तो इसको आपको याद रखना है, थाईलैंड कहा जाता है। पुराना श्याम प्रदेश जो था उसका नया नाम क्या है? थाईलैंड। पहले से कहा जाता था श्याम प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर कि प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बात की जाएगी जब क्रूगर नेशनल पार्क की, ऑप्शंस देख लेते हैं। सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान या तंजानिया? तो जो प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क है ये अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक मिनट, एल नीनो क्या है? उष्ण समुद्री धारा, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या टाइफून का दूसरा नाम? याद रखिएगा, जो एल नीनो है यह है उष्ण समुद्री धारा। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका, कहाँ की? साउथ अमेरिका की पेरू तट के पश्चिम में चलता है। ठीक है,
इसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर पर घंटा होती है। ठीक है, ये एक उष्णकटिबंधीय धारा है, इसलिए ये टेम्परेचर कितना डिग्री इंक्रीज करता है, 3 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैटा थर्मामीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। तो आर्द्रता मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका नाम है स्लिंग साइक्रोमीटर। ठीक है, इसे हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका दूसरा नाम? हाइग्रोमीटर। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर एक डॉक्टर थर्मामीटर है जिससे शरीर का ताप नापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एल्कोहल और जल के मिश्रण को जल से अलग कैसे करके किया जाएगा? ऑप्शन सबके निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, तो सही जवाब होगा कि आसवन विधि द्वारा हम एल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण, क्लोरीनीकरण, निस्यंदन या चूना सोडा पाउडर से। जब क्लोरीनीकरण के द्वारा हम पानी से लोहा तथा मैग्नीज को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि ठीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कटोरा में बर्फ है और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, या थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा जब 0 डिग्री पे हम कटोरा में बर्फ और पानी दोनों रखेंगे तो क्या होगा? सारा पानी बर्फ बन जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे सारा पानी जम जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब तक 0 से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, तो पानी नहीं गलेगा। 1, 2 पे धीरे धीरे गलने का प्रोसेस होता है, पर गलने का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। वहीं अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो जल्दी पिघल जाता है बर्फ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है बॉटनी से है, वनस्पति विज्ञान यानी कि। तो आपको इस पर खास ध्यान देना है कि बॉटनी से या फिर वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। पहला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फल से, तना से, जड़ से, पुष्पकली से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पकली से हमें सामान्यतः लौंग मिलता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। किस मसाले के रूप में? इलायची, दालचीनी, लौंग या केसर। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पुष्प की सुखाई गई कलियाँ होती है इनका उपयोग किया जाता है लौंग के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा फल है जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद है? ऑप्शन है केला, बादाम, आम या काजू। देख लीजिए, आपको बता देता हूँ कि असली फल किसको बोलते हैं कि वैसा फल जिसका निर्माण ओवेरी यानी कि अंडाशय से हुआ है उससे कहा जाता है असली फल। और जिस फल के निर्माण में और भी पार्ट हिस्सा लेते हैं ओवेरी के साथ कुछ और भी, जैसे कि भी हो गया उसका पंखुड़ी, ठीक है, या फिर कोई और पार्ट भी, तो उसको कहते हैं हम लोग दिखावटी फल। तो ऐसा कौन सा फल है जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों अवेलेबल हो? तो इस फल का नाम है काजू। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विषम जालिकता की खोज किसने की थी? E.J. बटलर, A.F. ब्लैकली, J.H. ग्रेगी, B.B. मुंडकर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा A.F. ब्लैकली के द्वारा, सॉरी हाँ, A.F. ब्लैकली के द्वारा पहली बार खोजा गया था विषम जालिकता को। ठीक है, ये कहाँ से थे? ये थे अमेरिका से। ठीक है, इन्होंने अमेरिका में खोज की थी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है? प्रकाशनशील जीवाणु, सहजीवी जीवाणु,
परजीवी बैक्टीरिया या मृतजीवी बैक्टीरिया। तो यार जो राइजोबियम है ये एक टाइप का सहजीवी जीवाणु है या बैक्टीरिया है, ठीक है। ये राइजोबियम कहाँ होता है? तो राइजोबियम होता है दाल के पौधों के जड़ों में, ठीक है। आपको याद रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जेनेरा प्लाटेरियम का लेखक कौन है? लिनालस, एंगलर और पांटले, बेथम और हुंकर और हचिनसन, ठीक है। तो जो किताब है जेनेरा प्लांटेरियम इसके लेखक हैं बेथम और हुकर, ठीक है फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 37 प्रश्नों किया है, ठीक है। कुल कितने प्रश्न है? 37। आपको इसमें से कितने का जवाब आता है सब कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हमें आपका कमेंट का वेट रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए। हम लोग आपके लिए फिर से अगले दिन कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,